Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see the last three chapters, chapter number 13, 14 and 15 of your Sanskrit textbooks दीपकम क्लास 7th है ना। तो सारा हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, बट कुछ बच्चों के एग्जाम में ये लास्ट के तीन जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, अतिरिक्तम अध्ययनम, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज दी गई है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, सो वर्ण मात्रा परिचय। यहाँ पर हम वर्ण की जो मात्रा होती है, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, अ आ इ ई, यहाँ से लेके क ख ग घ पूरा ज्ञ तक, है ना। तो इसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो वर्ण में मात्राएं कैसे बनती हैं वो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। तो यहाँ एक बच्ची है श्रद्धा, वो कहती है नमस्ते अध्यापक महोदय, षष्ठ कक्षाया पाठ्य पुस्तके वर्णमालाया पाठे कश्चित संदेह अस्ति। तो ये बच्ची कहती है सर, मुझे 6th क्लास में हमने जो वर्णमाला वाला पाठ पढ़ा था उसमें कुछ संदेह है, उसमें कुछ डाउट है। वर्णमालाया पाठस्य प्रारंभे वयम पूर्वम स्वराणाम द्वे मात्रे दृष्टवंत। स्टार्टिंग में जो वर्णमाला वाला चैप्टर है ना, वहां पर हमें सिर्फ दो मात्राएं बताई गई थी स्वर की। द्वे मात्रे मतलब दो मात्राएं बताई गई थी, एक ह्स्व जिसे हम एक मात्रा वाले वर्ण कहते हैं, और दीर्घ जिसे द्विमात्रा कहते हैं। दो होती है इसमें, है ना। ह्स्व में एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्रा होती है। परंतु अग्रे पाठस्य अन्ते स्वराणाम तृतीय मात्रा अपि काचित प्रदर्शिता। लेकिन बाद में हमने देखा चैप्टर में स्वरों की तीसरी मात्रा भी बताई गई है, जिसे प्लुतः कहते हैं। त्रिमात्रः इति, इसमें तीन मात्राएं होती हैं। मतलब हस्व यानी एक मात्रा, दीर्घ यानी दो मात्रा, और प्लुतः यानी तीन मात्राएं। ठीक है, क एष स्वराणाम प्लुतः नाम त्रिमात्रा ये जो है प्लुतः, ये क्या होता है। सो अध्यापक कहते हैं श्रद्धे समीचीनम प्रश्नम पृष्ठवती, कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सामान्यतः अन्य भारतीय भाषासु स्वराणाम प्राय द्वे मात्रे एव भवतः। मतलब सामान्यतः क्या होता है, जनरली भारत की जो भाषाएं हैं उसमें दो मात्राएं यूज होती हैं। कौन कौन सी, ह्स्व और दीर्घ। लेकिन अतएव पाठे पूर्वम सरलार्थम द्वे मात्रे एव प्रदर्शिते, इसीलिए स्टार्टिंग में जनरल जो हमें दिया गया है दो मात्राएं दी गई हैं। परंतु आगे क्या लिखा है, संस्कृत भाषायां वस्तुतः सर्वेषां स्वराणां त्रिमात्रा अपि कश्चित उपभेदः भवति। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन संस्कृत भाषा में कभी जो स्वर होते हैं उसकी तीन मात्राएं होती हैं, है ना। इसके तीन उपभेद होते हैं, मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। यथा जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि तीन मात्राएं कैसे होती है, तो एक तो ह्स्व हो गया एक मात्रा, दीर्घ हो गया द्विमात्रा, और प्लुतः मतलब तीन मात्राएं होती हैं। अब इसमें दो तरीके के यहाँ पर अक्षरों के बारे में बताया गया, जैसे समान अक्षरानी। इसका मतलब क्या होता है, जो अपने मूल रूप में होते हैं, इनको जब आप बोलोगे जैसे अ ई, तो इसमें कुछ और मिला हुआ नहीं है, अ आ, सिर्फ यही साउंड आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी छोटे और बड़े होते हैं, है ना। तीन रूप हमने बोले कि तीन रूप होते हैं। जैसे अ बोला तो इसका ह्स्व मतलब छोटा रूप है, आ बोला तो इसका बड़ा रूप है, और प्लुतः मतलब कि जब इसको आप बहुत देर तक खींच के बोलते हो, बहुत देर तक बोलते हो किसी शब्द को, जैसे ओम ऐसे बोलते, तो ओम में ओ जो वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में, उसको हम लंबा खींचते हैं, तो इस तरीके से ये लगाया जाता है ना। ये इसे तीसरी मात्रा कहते हैं, प्लुतः कहते हैं। तो इसके तीन रूप हो गए, ह्स्व, दीर्घ और प्लुतः। नाउ यहाँ है संध्या अक्षरानी। संध्या अक्षरानी मतलब जब दो स्वर आपस में मिले हों, जैसे ए बनने के लिए अ और ई मिलता है, तब जाके ए बनता है। तो ये क्या है, संध्या अक्षरानी। मतलब इसमें दो स्वर जो हैं वो आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं, है ना। सो ये संधि से बनते हैं, मतलब ये मेल से बनते हैं, जुड़कर बनते हैं। जैसे ये है बड़ा ए है तो अ, और बड़ी ई मिली है। ऐसे ही ओ है अगर, तो अ और ऊ मिला है छोटा वाला। अब अ है तो अ और बड़ा ऊ मिला है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे संध्या अक्षराणी, क्योंकि दो स्वरों से मिलकर ये बने हुए हैं, और इनके तीन तीन रूप होते हैं। आई होप क्लियर है कि समानाक्षराणी और संध्या अक्षराणी दोनों के तीन तीन रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्स्व यानी एक मात्रा वाले, जिनको हम थोड़ी जल्दी बोल देते हैं अ, फिर दीर्घ जिसको हम बहुत देर तक बोलते हैं आ ई। लेकिन प्लुतः त्रिमात्रा जो होते हैं, तीसरी मात्रा वाले जो होते हैं, इन्हें हम और भी ज्यादा स्ट्रेच करके बोलते हैं, ए री री ई ऊ। तो जब देर तक आप कभी किसी अक्षर में उसे खींच कर बोलते हो तो इसे कहा जाता है प्लुतः। इसके बारे में और डिटेल में आगे दिया हुआ है। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। एवं प्रकारेण संस्कृत भाषायाम आहत्य 22, ये क्या लिखा है, 22 स्वरा भवंती। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 22 स्वर है।
ठीक है, स्वर और व्यंजन ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं। ठीक, जो अ से लेके अह तक आप पढ़ते हो ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, ये होते हैं स्वर। क से लेके ग तक जो पढ़ते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऐसी संस्कृत में कितने हैं, टोटल 22 हैं। संस्कृत भाषायाम प्लुत स्वराणाम प्रयोगः प्रायः द्विस्वंदर्भयो अधिकम भवति। ये जो प्लुत तीसरी जो मात्रा लग रही है, ये अधिकतर संस्कृत भाषा में कब उपयोग होती है, जब हम किसी को दो संदर्भों में यहाँ दिया हुआ है। पहला, यदा दूरात कम अपि अव्याहमा यथा, अगर कोई दूर है, अगर उसको आप बुलाने के लिए अपने पास बुला रहे हो तो हम बुलाते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, अरे सुनो इधर आओ, तो हम जैसे संस्कृत में बोल रहे हे राम, तो हे इसमें देर तक बोल रहे हैं। अत्र आगच्छा कुमारा, कुमार आप इधर आइए, तो जब हम बुलाते हैं तब वहां पर प्लुत यूज होता है, मतलब तीसरी मात्रा यूज होती है। कुमारा, नाम को देर तक स्ट्रेच करके बोलना, है ना। जैसे दूसरा, ये तो पहला यूज हो गया कि जब हम किसी को दूर से बुला रहे हो, देर तक जब हम किसी को पुकारते वक्त नाम उसका खींच कर बोलते हैं या देर तक स्ट्रेच करके बोलते हैं, एक तो तब यूज होता है प्लुत तीसरी मात्रा। और दूसरा, जब वेद मंत्र के प्रारंभ में, वेद मंत्र से प्रारंभ है यदा पवित्र से ओंकार से उच्चारणम कुर्मः यथा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जब वेद मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं तो शुरू में जैसे ओम ऐसा बोलते हैं, तो ओ वर्ड को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो ये तीसरी मात्रा लग रही है ना। भुवर्व स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ये क्या है, गायत्री मंत्र का पाठ है, तो ओम जब हम बोलते हैं तो इसमें ओ को स्ट्रेच किया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लग रही है, तीन मात्राएं, तीसरी मात्रा प्लुतः लग रही है। ठीक है, इदम अत्र ध्यातव्यम यत् एतः तिस्र मात्रा केवलम स्वरेषु भवन्ति व्यंजनेषु न भवन्ति। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो तीन मात्राएं है ना, सिर्फ स्वर में लगती हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। सर्वेषाम व्यंजनानाम तु नित्यम अर्ध मात्रा एव भवति। ये तीन मात्राएं व्यंजन की नहीं होती है, व्यंजन में सिर्फ कितनी मात्राएं होती हैं, आधी मात्रा लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सभी व्यंजनों की हमेशा आधी मात्रा होती है। अत्र याज्ञवल्क्य शिक्षाया प्रसिद्ध श्लोकः अस्ति। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक दिया हुआ है। एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्राश्च प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पदच्छेद दिया, एक मात्रा भवेद ह्रस्व द्विमात्रा, इनको मतलब पद को अलग अलग शब्द लिख के दिए हैं। इसका अर्थ क्या है कि एक मात्रा स्वर ह्रस्व भवति, मतलब एक मात्रा जो होती है, एक मात्रा वाला स्वर क्या होता है, ह्रस्व कहलाता है। वही चीज बार बार आपको दी हुई है कि ह्रस्व की एक मात्रा होती है। दो मात्रा वाले स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ कहलाते हैं। दीर्घ दो मात्रा हो गई। त्रिमात्रा स्वर, तीन मात्राएं वाले स्वर क्या कहलाते हैं, प्लुतः कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद हो, ध्यान दो, ये तीनों जो है ये स्वर है। ठीक है, स्वर की ये तीन मात्राएं होती हैं। इति ज्ञातव्य, ये हमने जाना ना। व्यंजनम तु अधर्म मात्रिकम एव भवति, ये तो तीनों स्वर की मात्राएं होगी, व्यंजन की सिर्फ और सिर्फ आधी मात्रा होती है ना। देखो यहाँ पर यही चार्ट के थ्रू समझाया कि स्वर एक मात्रा ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ, त्रिमात्रा प्लुतः, ये त्रिविधा मात्रा सिर्फ स्वर की होती है, व्यंजन की सिर्फ आधी मात्रा होती है, एक विधा मात्रा। ओके, नाउ अब आगे देखते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बस यही चीजें इसमें बताई गई हैं। अतः स्वरेषु यो द्वो भेदो वयम पूर्वम दृष्टवन्तः, ये स्वरों में जो हमने पहले पढ़ा था, तो दो भेद हमने पहले पढ़े थे, समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि, ये दो पढ़े थे। तयो अग्रे एते त्रय उपभेदा भवन्ति त्रिविधा मात्रा इति, और बाद में फिर हमने इन दोनों स्वरों के भेदों में आगे तीन तीन उपभेद पढ़े, है ना, इसके भी और इसके भी तीन तीन उपभेद पढ़े। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः, है ना। तथा यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्वर के दो भेद, स्वर के दो भेद, एक हो गया समान अक्षर, एक हो गया संध्या अक्षर। ठीक है, यहाँ सामान्य यानी ये 1 लिख देती हूं मैं, ये वाला, और ये दूसरा, ये 2 हो गए। इन दोनों के भी तीन तीन मात्राएं हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। इसके भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। यहां तक क्लियर है। अब ये हो गए स्वर के भेद और इनकी मात्राएं। व्यंजन के हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लास में 4 भेद पढ़े। जैसे स्वर के 2 भेद है ना, तो व्यंजन के 4 भेद हमने पढ़े थे।
ठीक है। अब इन चारों की कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमने देखा व्यंजन की सिर्फ आधी मात्रा होती है, तो चारों की आधी आधी मात्रा है। क्लियर है? तो ये व्यंजन के जो चार भेद हैं 1 2 3 4, ये क्या है? तो पहला है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। इसमें मुंह के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, मतलब जब आप इन व्यंजन को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। आपकी जो जीभ है मुंह के अंदर कहीं ना कहीं टच करके बोलती है। जैसे आप बोलो ट, ठ, ड, तो इसमें ढ है ना, तो इनको आप जब बोलते हो इस वाली पूरी लाइन को, तो ट ठ ड ढ, इसमें जीभ जो है दांत के पीछे वाले पार्ट को टच कर रही है। चाहे तो आप बोल कर देखो। ऐसे ही एक लाइन और है प, फ, ब, भ, म। तो इनको जब आप बोलते हो तो दोनों लिप्स आपके टच होते हैं बोलते वक्त, प, फ, ब, भ, म। फिर एक लाइन है त, थ, द, ध, न। तो ये जब हम बोलते हैं तो हमारे जो जीभ है, आगे वाला पार्ट है जीभ का, वो दांतों को पीछे टच करता है, त, थ, द, ध, न, है ना, है ना। तो ये टाइप्स हमने पढ़े थे। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता दिया, ये पिछली क्लासेस में हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमाइंड कराया गया है ना कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें जैसे मैंने स्पर्श बता दिया। दूसरा यहाँ पे अंतस्थ दिया हुआ है। अंतस्थ मतलब बीच में, जैसे आप इनको जब बोलोगे ना, अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व, है ना। तो इनको जब बोलते हैं इन चारों को, तो कैसा लग रहा है बोलने पे कि जो मुंह में एक गैप सा बनता है, य, र, ल, मतलब मुंह के अंदर से हवा जो है आसानी से निकल सकती है ना। तो इसे हम कहते हैं अंतस्थ। ऊष्माना मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर लगे कि एक बोलते वक्त थोड़ी सी ऊष्मा, गर्मी जैसा एहसास हो, जैसे श, ह, है ना, जैसे श, श, ह। तो इनको जब हम बोल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? एक ऊष्मा जैसा लग रहा है। फिर अयोग वाहो, अयोग वाहो मतलब होते हैं, ये पूरे व्यंजन नहीं होते पर ध्वनि को बदलते हैं। जैसे इसमें अनुस्वार या विसर्ग लगते हैं, ऐसे लगते हैं ना अनुस्वार वगैरह, तो ये होते हैं अयोग वाहो। तो ये सारे की कितनी मात्रा होती है? कहीं पे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्मा व्यंजन है, या अयोग वाहो है, मतलब ये विसर्ग वगैरह लगाते हैं, इन सबकी आधी मात्रा होती है ना। सो एवं संस्कृत भाषाया वर्णानाम चतुर्विधा मात्रा भवंती। तो कितनी मात्राएं होती है संस्कृत भाषा में वर्णों की? 4 मात्राएं, टोटल 4 मात्राएं। 3 स्वर की, है ना, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः, और चौथी किसकी? व्यंजन की आधी मात्रा। तो इन 4 मात्राओं से मिलकर सारे शब्द बनते हैं। नाउ नेक्स्ट है विविधा नाम मात्रा नाम मध्य परस्परम भेदा। अलग अलग जो मात्राएं हैं उसकी आपस में क्या भेद है? तो ये जो भेद है, उच्चारणे परस्परम कालस्य भेद भवति। जब आप इन मात्राओं का उच्चारण करते हैं, मात्राओं में जो अंतर है वे उच्चारण के समय उत्पन्न होता है। कालस्य मतलब समय, उच्चारण के समय जब आप बोल रहे होते हैं उस समय ये भेद उत्पन्न होता है। जैसे पूर्वम स्वराणाम त्रिविधा मात्रा पश्याम, पहले हम स्वरों की 3 मात्राएं देखेंगे। अस्य से सम्यक निर्दर्शनम वयम प्रकृतो कुकुटः ध्वनो श्रोतुम शक्नुमः। इसका हम सही अगर उदाहरण देखें तो जैसे हमारी प्रकृति में कुकुटा मतलब मुर्गा, है ना, मुर्गे की जो बांग होती है, मुर्गे की जो आवाज होती है, उसको समझकर, सुनकर, श्रोतुम मतलब सुनकर हम इनको समझ सकते हैं। जैसे अस्तु वदंतु छात्रा कुकुटः प्रातः कथम रौति। टीचर पूछ रहे कि अच्छा बताओ बच्चों, मुर्गा जो है सुबह कैसे बोलता है? तो सभी बच्चे, सर्वे छात्रा उच्चै सोत्साहम, हम सभी बच्चे ऊंची आवाज में उत्साह के साथ बोलते हैं। कुकड़ू कू, देखो इसमें कैसी साउंड आ रही है, ऊ, है ना, देर तक। ये देखो क्या बताया गया, जैसे आप कुकड़ू को बोलते हैं तो इसमें देखो पहले आप कुक कुक कू देर तक बोल रहे हो, लास्ट में तो ऐसे ही ओ, ये क्या है? हस्व है। ऊ, बड़ा ऊ क्या है? दीर्घ है। और जब हम लास्ट में स्ट्रेच कर रहे हैं कुकड़ू कू, है ना, तो ये लास्ट में प्लूता आ गया। 3 मात्राएं समझ में आई कैसे यूज हुई है? मुझे हंसी आ रही है, आई डोंट नो हाउ आई एम साउंडिंग, बट प्लीज डोंट लाफ, समझने की कोशिश करिए, है ना। तो शुरू में ये ह्रस्व स्वर है, फिर दीर्घ स्वर है, और लास्ट में प्लुतः, यानी कि जो सबसे बड़ी मात्रा होती है जिसको हम देर तक स्ट्रेच करते हैं, वो दिया गया है। ओके, यही समझाया गया था। तो सभी बच्चे ऐसे बोलने लगते हैं तो टीचर कहती है अलम अलम बहु शोभनम, बस बस बहुत हुआ, बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला। भवंतः तु सर्वे कुकुटः एव
सण जाता, मतलब तुम सब तो सचमुच मुर्गे ही बन गए हो। कुकुटा इव रुवंती सर्वे, जो मुर्गा होता है इसी तरीके की आवाज करता है और आप लोग उसी की तरह आवाज कर रहे हो। अधुना ध्यानम निधतु, अच्छा अब सब ध्यान से सुनो। अधुना मतलब अब सब ध्यान से सुनो। अत्र त्रि प्रकार का ध्वने संति, इसमें जो हमने उ बोला या कुकड़ू कु बोल रहे हैं तो 3 प्रकार की ध्वनि आ रही है। पहली उ, जिसे एक मात्र कहते हैं, ये अल्पकालिक होती है, हम तुरंत बोल देते हैं उ। और दूसरी जो होती है वो लंबकालिका, उसे देर तक बोलते हैं उ, इसे द्विमात्रा बोलते हैं। फिर है उ, इसे हम अति विलंब कालिका, मतलब बहुत देर तक बोल रहे हो, तो तीसरी प्रकार की ध्वनि है जिसे त्रिमात्रा कहते हैं। सो कुकुट की जो ध्वनि है, एतान त्रीन कालान क्रमेण स्वरा नाम एता त्रिविधा मात्रा अनुसरी, मुर्गे की जो आवाज है इसमें ये तीनों समय क्रम से मिलते हैं, यही स्वरों की 3 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। अस्माकं परिसर है प्रकृतो च बहु नाम पशु पक्षी नाम ध्वनिषु अपि वर्णा नाम एता मात्रा द्रष्टुम शक्नुमः। तो हमारे आसपास प्रकृति में ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं जिनकी ध्वनि से, जो वो आवाज निकालते हैं, उससे हम ये मात्राओं को समझ सकते हैं, उसमें मात्राएं देखी जा सकती हैं। अत्र अपरः पाणिनीय शिक्षा प्रसिद्ध श्लोक अस्ति, पाणिनि जी का यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्लोक दिया गया है जिसमें मात्राओं को समझाया गया है। जैसे चाशस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वयैव व्यासः शिखी रौति त्रिमात्रम तू नकुल सत्व धर्म मात्रकम। इसका मतलब क्या है? चाशस्तु, चाशस्तु मतलब होता है नीले कंठ वाला, है ना। ये जो नीलकंठ पक्षी है ये एक मात्रा में आवाज निकालता है, ये पक्षी जो है एक मात्रा की आवाज निकालता है। इसकी ध्वनि कैसी होगी? हस्व होगी। फिर द्विमात्रा, काक जो होता है का ऐसा दीर्घ मात्रा में शब्द निकाल रहा है। मोर जो बोलते हैं, मोर की आवाज आप सुनोगे ना तो बहुत देर तक बोलते हैं, तो प्लुतः त्रिमात्रा में उनकी आवाज होती है। वहीं पर ये जो शिखी मतलब क्या हो गया? मोर, है ना। शिखी यानी मोर, और व्यास यानी कौआ। कौआ थोड़ी देर तक बोलता है का, और मोर बहुत देर तक बोलता है। आप कभी मोर की आवाज सुनोगे या नेट पे आप सर्च कर सकते हो, तो देर तक आवाज निकालता है, उसे त्रिमात्रा बोलते हैं यानी प्लुतः। और जो नेवला होता है वो बहुत कम बोलता है, तो जैसे उसकी आवाज जो होती है व्यंजन जैसी होती है, अर्धमात्रा, तो इसकी कौन सी मात्रा होगी? आधी मात्रा होगी। ओके, सो इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चाशतु वदते मात्राम द्विमात्रम तु एव व्यासः शिखी रौति त्रिमात्रम तु नकुलः तु अर्धमात्रकम। की चाश यानी नीलकंठ जो पक्षी है उसकी एक मात्र जो भाषा होती है, एक मात्रा वाली होती है हस्व। वायसा यानी काक जो होता है 2 मात्रा वाली दीर्घ स्वर। शिखी यानी मयूर पक्षी जो है त्रिमात्र कालम मतलब की 3 मात्रा प्लुतः स्वर होता है। और नकुल यहाँ पे अर्धमात्र कालम यानी कि अर्धमात्रा व्यंजन की मात्रा इसकी होती है। ओके, नाउ यहाँ मात्रा की गणना कैसे की जाती है उसको खेल खेल में यहाँ बताया गया है। वयम प्रत्येकम वर्णस्य मात्राम ज्ञातवन्तः, हमने सभी वर्ण जो होते हैं चाहे वो स्वर हो व्यंजन हो इनकी मात्राएं जान ली। अस्य आधारेण, इसी बेसिस पे अधुना कस्यचित् संपूर्णस्य शब्दस्य अपि मात्राम गणितुम शक्नुमः। तो अब हम इसी बेसिस पे सभी कुछ एक शब्द लेंगे, संपूर्ण शब्द की मात्राओं की गणना करेंगे। यथा, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स है, फिर हमें एक्सरसाइज में भी ये सॉल्व करने को दिया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। जैसे रामः, तो राम में एक तो र लिखा है, अब रा तो आ रहा है, र आ मिलकर क्या बनेगा? रा। तो जब हम र के नीचे से हलंत लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है इसमें अब कोई स्वर नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो ना र, तो इसमें अ भी है, ठीक है, ऐसे होता है ये। तो अब क्योंकि रा लिखा है तो अ की जगह बड़ा आ है, ठीक। तो ये हलंत लगा दिया, ऐसे ये नीचे लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि अब इसमें स्वर नहीं है। ओके, तो अब समझो कैसे लिखा है। रा, तो र और आ से मिलकर बना है म। अब म में अ होगा, मैंने अभी बताया कि सिर्फ म लिखा है तो इसमें अ भी है, हलंत नीचे लगा दिया, और ये विसर्ग लास्ट में है। तो हमने देखा ये क्या हो गया? अब व्यंजन हो गया, क्योंकि इसमें से हमने स्वर अलग कर दिया। तो व्यंजन की आधी मात्रा आ यानी आ, देर तक बोल रहे हो, दीर्घ यानी 2 मात्रा, और फिर ये व्यंजन है तो आधी मात्रा अ, ये क्या है? अब अ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर कितनी मात्रा होगी? 1 मात्रा, है ना, क्योंकि ये हस्व स्वर है, छोटा, हम जल्दी बोल रहे हैं। और विसर्ग हमने देखा था व्यंजन का टाइप है तो आधी मात्रा। तो टोटल कितनी मात्राएं हुई? ये 2 और 1 3, और ये आधा और आधा 1 4, और ये आधा 4.5 मात्राएं हैं। ऐसे ही सीता, तो देखो 100 और फिर बड़ी ई,
है ना, तभी तो ये बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो स की आधी मात्रा, बड़ी ई की 2 मात्राएं। फिर ता, तो त और आ, त में हलंत है, ये व्यंजन हो गया, आधी मात्रा, और आ क्योंकि ये दीर्घ है तो 2 मात्राएं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे यहाँ पर मात्राएं लगा के आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे हनुमान में तो ह और अ ये मिलकर ह बना ये वाला, तो आधी और 1 मात्रा। फिर नू में न और बड़ा ऊ, तो न की आधी और ऊ बड़ा है तो 2 मात्राएं। फिर म और आ मिलकर मां बना, है ना, हनुमान का। फिर म की आधी और आ की 2 मात्राएं। फिर न देखो लास्ट में यहाँ पर हलंत ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें हमें अलग से अ नहीं लगाना है ना, तो सिर्फ आधी मात्रा। तो ऐसे टोटल यहाँ पर काउंट करके लिखी गई है। ओके, भरत की तो भ और अ, फिर र और अ, और त, अ, और लास्ट में विसर्ग भी है। ठीक, तो भ की आधी अ की 1 और र की आधी अ की 1, त की आधी अ की 1 और विसर्ग की आधी मात्राएं। फिर संयुक्त व्यंजन का भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सो यहाँ पे कौशल्या, 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 तो कौशल्या का क औ। ठीक है, तो ये आधी और अ की 2 मात्राएं क्योंकि ये दीर्घ है, बड़ा है। फिर स की आधी और अ की 1, ल। अब ये आधा ल जो है ना, ये कैसे लिखते हैं, इसको पूरा इस तरीके से लिखेंगे, आधी मात्रा, और या में य और आ। ठीक है, तो ये इस तरीके से टोटल मात्राएं करी गई हैं। लक्ष्मण में देखो ल और अ, ये ल के लिए हो गया। अक्ष, इसे हम ये जो श होता है ना, बोलते वक्त क का साउंड इसमें आता है, तो आधा दिया हुआ है तो क श। ठीक, इस तरीके से एक आधा आधा 2 बार। फिर म, तो म और अ, ण में ण और अ और फिर विसर्ग। ठीक, देन नेक्स्ट दिया हुआ है शत्रुघ्न। अब इसमें आधे आधे वाले शब्द ने इसको समझाने के लिए आपको दिया, जैसे श, तो श और अ, त्र, उ, तो त्र में त र उ, है ना, इस तरीके से बनाइए। घ आधा है तो इस तरीके से पूरा, न अ और विसर्ग लास्ट में, तो विसर्ग। ओके, तो ये टोटल कर दिया है। प्लूतः स्वरा, अब जैसे 3 मात्राएं वाली हो, तो हे में ह और एक ये स्ट्रेच हो रहा है, तो देखो इसकी आधी मात्रा होगी और प्लूतः की 3 मात्राएं होती हैं, तो 3.5, है ना। फिर ओम, तो ओ इसे स्ट्रेच किया जा रहा है, और म तो यहाँ हलंत है, एक ही है, तो आधी मात्रा इसकी और 3 इसकी, 3.5, है ना। कुमार, तो क में क उ, छोटा उ है ना यहाँ, तो उ, तो आधा और 1। फिर माँ में म आ, आधा और 2। र, तो र में ये देखो प्लूतः लगा हुआ है, तो र के लिए ये हलंत आधा और प्लूतः की 3 मात्रा। ओके, इस तरीके से टोटल किया है। अब अनुनासिक स्वर, ये भी देखना जरूरी है। अनुनासिक मतलब जो बोलते वक्त नाक से बोला जाता है, आ, कांस, कान, तो क आ, ये वाली जो मात्रा है ये अनुनासिक स्वर है, इसकी 2 मात्राएं होंगी, बड़ा है ना। फिर स, क, आ और न। ओके, देन संस्कृत, तो यहाँ पे अब ये छोटा है, देखो ये जरूरी नहीं है चंद्र बिंदी लगाए तो दीर्घी है, यहाँ पे आ के साथ लगा था इसीलिए बड़ा था तो दीर्घ, अब यहाँ अ के साथ लगा है तो छोटा है, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर होगा। ओके, तो इस तरीके से आप टोटल कर लेंगे। नाउ पश्यन्तु छात्रा संस्कृत भाषायां तथा अन्य भारतीय भाषासु च गणितस्य कियान सुष्ठु सरल च समावेश भवति। अब देखो यहाँ पे मैम कह रहे हैं या सर टीचर जो है वो कह रहे हैं कि बच्चों क्या तुमने देखा कि किस तरीके से संस्कृत भाषा में या भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उसमें गणित का, मैथ्स का कितना सरल तरीके से यूज किया गया है। प्रायः सर्व भारतीय भाषा संस्कृतात एव स्ववर्णमाला स्वीकृतवत्या, मतलब कि जो नॉर्मली हम देखते हैं जो संस्कृत सभी जो भारतीय भाषाएं हैं वो संस्कृत के वर्ण जो वर्णमाला है उसको यूज करके बनी हुई है। इदम तथ्यम संस्कृत भाषाया तथा च संस्कृतानुसारिणीनाम सर्वासाम अन्य भारतीय भाषाणाम एकम महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यम अस्ति। मतलब ये जो संस्कृत की भाषा है ना, ये भारत की सभी भाषाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती है क्योंकि इसी से सभी भाषाएं निकली हैं। विश्वस्य अन्यासु कासु अपि भाषासु एत वैशिष्ट्यम दृष्टुम न शक्नुम, मतलब दुनिया की जो दूसरी भाषाएं हैं उसमें इतनी व्यवस्थित मात्रा में, इतनी विशिष्ट तरीके से मात्राओं में जो गणना है वो नहीं हो सकती और नहीं की जा सकती। ओके, अब है मात्रा नाम महत्वम, मतलब मात्रा गणनाया उपयोग वर्णानाम शब्दानाम च सम्यग् रीत्या उच्चारणे तथा च श्लोक
रचनायाम महत्वपूर्ण भवति। ये जो मात्रा है, मात्रा को जो हम गिन रहे हैं, इसका उपयोग वर्णों और शब्दों, जैसे वर्ण है या शब्द है, उसको सही से उच्चारण करने में, जो एक प्रॉपर वे है उच्चारण का, उसमें बहुत ये काम आता है। और चा मतलब और, श्लोकों की रचना करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्लोक रचना समय मात्रा नाम निर्दिष्ट गणनाया आवश्यकता भवति। श्लोक की जब हम रचना करते हैं तो उस वक्त एक निश्चित मात्रा में, जो मात्रा की गणना है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत भाषायाम निर्दिष्ट मात्राणाम छंदोबद्धानाम श्लोकानाम च अतीव विशिष्टम महत्वम भवति। संस्कृत में ये जो निश्चित मात्राएं, जैसे हम अभी लगाए या गिने, उन्हीं मात्राओं के अनुसार छंदबद्ध तरीके से श्लोकों की रचना होती है और उसका बहुत एक महत्वपूर्ण योग होता है। श्लोक जो हमने पढ़े उसकी रचना में मात्रा का जो ये गणना है बहुत काम आता है। अतएव संस्कृत भाषाया श्लोका स्तोत्राणि च विश्वे सर्वत्र विख्यातानि संति। इसी कारण जो संस्कृत भाषा के श्लोक हैं वो पूरे विश्व में इतने प्रसिद्ध हैं। अग्रिमासु कक्षासु श्लोक रचना विषय अधिकम ज्ञास्यामः। अगली क्लास में हम जो श्लोक की रचना होती है उसके बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। नाउ कुछ विशेष चिन्ह के बारे में दिया हुआ है, जैसे ओम। ओम जो वर्ड है, वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अस्य पवित्र चिन्ह से प्रयोग, लेकिन हम इसको इस चिन्ह से प्रयोग में लाते हैं। इति पवित्र शब्दस्य स्थाने प्राचीन काला सुप्रसिद्ध अस्ति। जैसे इस शब्द की जगह ये चिन्ह हम यूज करते हैं और ये प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध है। अस्य पवित्र चिन्ह से, पवित्र शब्द से ओम ओम व उभयो प्रयोग साधु अस्ति। मतलब ये जो, इसमें हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसको एक पवित्र चिन्ह की तरह उपयोग में लाया जाता है। ओके नाउ ये वाला जो चिन्ह है, इस तरीके से अस्य चिन्ह से, इसका नाम है अवग्रह। इदम किंचित नवीनम वर्णातरम नास्ति। ये कोई वर्ण का दूसरा कोई टाइप नहीं है, कोई अलग एक अक्षर नहीं है। अतः अस्य किमपि उच्चारणम न भवति। मतलब इसका कोई अलग से उच्चारण नहीं होता, अलग से इसको नहीं बोला जाता। प्रायः संधि नियम अनुसारम यदा अकार अदृश्य भवति तदा अस्य उपयोगः भवति। जब हम संधि करते हैं, दो वर्णों को मिलाते हैं, उसमें जब अकार, अ का जो साउंड है वो जब खत्म हो जाता है तो वहां पर हम ऐसे लिख देते हैं। यथा, जैसे एग्जाम्पल दिया है क अपि। क अपि मतलब जैसे यहाँ आप देखो, को अपि, को और अपि को जोड़ा, ठीक है, तो इसमें अ जो है ना, ये साउंड खत्म हो जाता है, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कॉपी। तो कॉपी आप लिख रहे हो, लेकिन इसमें अ का साउंड आ तो रहा है, बस लिखा नहीं है, तो हम बीच में ऐसे लगा देते हैं को अपी। ओके, क्योंकि अ दिख नहीं रहा है लिखा हुआ संधि में, लेकिन उसका साउंड अभी भी आ रहा है, तो हम ये साउंड को दिखाने के लिए ये लगाते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। अत्र कोपी अथवा कोपी उभयथा अपि लिखतुम शक्नुमा। तो हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी। उच्चारणे कोपी भेदा न भवति। उच्चारण में हम इसका भेद नहीं कर सकते, है ना, दोनों में एक ही है। कोपी कोपी, कोपी इत्येव उभयत्र उच्चारणम भवति। मतलब दोनों का इसी तरीके से उच्चारण होता है। अत्र अदृश्य ज्ञात इति निदर्शनार्थम अचिन्ह योज्यते। मतलब अ इसमें हट गया, इसलिए बीच में हमने चिन्ह का उपयोग किया दिखाने के लिए। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। वर्ड मीनिंग है उच्यते मतलब कथ्यते, कहा जाता है। ज्ञेय मतलब जानना चाहिए। भेद प्रकार, कितने विभाग हैं, टाइप्स हैं। उपभेद मतलब सब टाइप्स कितने हैं। कुक्कुट यानी मुर्गा। देन रौती मतलब मुर्गा जो बांग देता है। रुवंती मतलब बांग देना, दे रहे हैं, देते हैं। ध्यानम निधतु मतलब ध्यान दीजिए। अल्पकालिक मतलब स्वल्प समय, थोड़ी समय के लिए, लघु काल का। लंबकालिक मतलब लंबे समय वाला। अति विलंबकालिक मतलब अधिक लंबे समय वाला, जो प्लूतः मात्रा होती है उसके बारे में कहा गया है। चाशा नीलकंठ पक्षी, वायस यानी कौआ, शिखी यानी मयूर, नकुल यानी नेवला, दोला यानी झूला, चटका यानी ग्रह नीड गोरैया, मूषका यानी आखू चूहा, कपोत यानी कबूतर, पुष्ट कोकिलः, यहाँ पर क्या आएगा, नर कोयल, जो कोयल होती है उसमें जो मेल होता है उसे कहते हैं। कृषक यानी किसान, ऐतिह्यम मतलब इतिहास, विद्यार्थी यानी छात्र। ये वर्ड अभी आए नहीं है चैप्टर में, आगे आपको दिए हुए हैं। खनित्रम फालह फावड़ा, अट्ठाहास मतलब ठहाका लगाना, हंसना। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं बनाने के लिए। तो इन जैसे विद्यार्थी, खनित्रम, है ना,
ये रहे सारी चीजें दी हुई हैं, अट्ठहास, तो इनको आपको करना है आगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। वयम अभ्यासम कुर्मः, इसमें हमें एक पद में आंसर देना है। वर्णा नाम कति विधा मात्रा भवंती, कि वर्णों की कितनी प्रकार की मात्रा होती हैं, चतुर्विधा, है ना। इसमें स्वर की 3 होती हैं और व्यंजन की आधी। एक विधा मात्रा केशाम भवती, एक विधा, एक प्रकार की मात्रा किसकी होती है, व्यंजन की। फिर है स्वरेशु किति विधा मात्रा भवंती, स्वरों की कितनी होती है, त्रिविधा, 3 मात्राएं होती हैं। संस्कृत भाषायाम आहत्य कति स्वरा भवंती, संस्कृत भाषा में टोटल जो है कितने कुल स्वर होते हैं, तो 22 हमने पढ़े थे। विविध मात्रा नाम उच्चारणे कस्य भेदा भवती, जो हम अलग अलग मात्राओं का उच्चारण करते हैं, इसमें किस बात का अंतर होता है, समय का अंतर होता है, काल का अंतर होता है। देन नित्यम अर्ध मात्रा केशाम भवती, जो हमेशा हम आधी मात्रा लगाती है, अर्ध मात्रा, वो किसमें होती है, व्यंजन में। ध्वने कति प्रकारकः सन्ति, ध्वनि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। विसर्गस्य कति मात्रा भवन्ति, विसर्ग की कितनी मात्रा होती है, जो हम इस तरीके से लगाते हैं, आधी। अनुस्वारस्य कति मात्रा भवन्ति, अनुस्वार की आधी मात्रा होती है। ओके, सो ये हो गए। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। स्वराणाम कति विधा भेदा उपभेदा च सन्ति नामानि लिखन्तु, कि स्वरों के कितने भेद होते हैं या उपभेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो स्वरों के 2 भेद होते हैं, समान अक्षराणी, संधेय अक्षराणी, और इनके 3 उपभेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतः। ठीक, फिर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, और उनके नाम लिखो। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्मान, अयोगवाह। अब इसके जो उपभेद है, सिर्फ अर्धमात्रा लगती है इसमें। अनुस्वार विसर्गस्य च सामान्यम नाम किम, तयो प्रत्येकम कति मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग का सामान्य नाम क्या है और इन दोनों की कितनी मात्राएं होती हैं। सो इनका सामान्य नाम है अयोगवाह। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा चौथा टाइप जो होता है व्यंजन का, अयोगवाह, और इनकी कितनी मात्रा होती है, अर्ध मात्रा होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैच देम, है ना। तो इसमें देखो ओ, ये अ के बाद ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ये क्या है, प्लूत। ऊ यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ होगा। ओके, नाउ री जो है, ये पहले ये देखो, ए जो है ये क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर है। कु जो है यहाँ पर, अब देखो कु में कितनी मात्राएं हुई, तो इसको कैसे लिखेंगे, कु को क और उ, है ना, ऐसे ही लिखेंगे। तो क की कितनी मात्रा, आधी मात्रा, और उ की 2 मात्रा, तो टोटल कितनी हो गई, 2.5 मात्रा। तो ये इससे मैच होगा। अब बचा हमारा री। री जो है ह्रस्व स्वर है। अगर इस तरीके से लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 2 बार कभी कभी आप देखेंगे लगा है, तो वो फिर दीर्घ होता है। ठीक है, तो ये ह्रस्व स्वर हो गया, इस तरीके से मैच कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे। तो शिखी यानी जो मोर होती है, उसकी 3 मात्रा वाली ध्वनि होती है। नकुल यानी जो नेवला होता है, उसकी आधी मात्रा वाली होती है। वायसा यानी जो कौवा होता है, उसकी 2 मात्रा वाली होती है। चाशा यानी जो नीलकंठ होता है पक्षी, उसकी 1 मात्रा वाली ध्वनि होती है। ओके, अब यहाँ आपको मात्रा की गणना करनी है। जैसे दोला का यहाँ दिया हुआ है, बाल का, चटका का, तो ये मैंने आपको करके दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे बाल का क्या हो जाएगा, ब आ ल अ, और ये विसर्ग, है ना। तो इसमें आप इस तरीके से देख कर लिख लीजिएगा। इस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, किस तरीके से बनते हैं ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। ये चटका का है, शक्ति का है, टोटल मैंने मात्राएं भी लिख दी हैं। फिर ये घटिका का है, दुखम और मूषका का है, मूषक यानी चूहा। फिर कपोत का है, कृषक का है, ऐतिह्यम यानी इतिहास का है। फिर संशय का दिया हुआ है टोटल। ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा। ये देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट है विद्यार्थी का, खंडित्रम का, है ना, कैसे मिलकर बना है वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक एक मैं फिल करती तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। फिर है निशुल्कम, इस तरीके से बनेगा। नी कैसे बना है, न और छोटा ई, फिर ये विसर्ग आ गया। फिर शु में क्या है, श है और छोटा ऊ है ना। तो इस तरीके से मात्राएं लिखी हुई, जो जिसके बराबर की है वो आप लिख लीजिएगा। जैसे न की आधी मात्रा, ई की 1, विसर्ग की आधी, ये श की आधी, ऊ की 1, ल की आधी, क की आधी, अ की 1 और म की आधी, है ना। फिर आगे के देख लीजिए, ये क्रमांक का। फिर है अट्ठहास, है ना, निस्वार्थ, पुनः पुनः, देन ये लास्ट वाला है ना, पुस्तकों किला। तो ये आप लिख लीजिएगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। देखो सोचा तो मैंने यही था कि एक ही वीडियो में सारा कर लेंगे। वो जो 2 चैप्टर है ना हमारे, वो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, शब्द रूप वाला है और एक धातु रूप वाला है। तो ये मैं फटाफट एक दूसरा वीडियो आज ही अपलोड कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है, जब तक आप लोग ये वाली वीडियो देखिए, इसको अच्छे से समझिए। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज लेट मी नो।
कुछ और चाहिए, आपको सैंपल पेपर वगैरह चाहिए तो वो बताइएगा संस्कृत का, तो मैं जल्दी से अपलोड करूंगी. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज. इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.